सेकेंड लेक्चर है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स का। और इस लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? कोई अगर आपसे पूछ ले सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ऐसी टाइप है जो अगर फॉलोइंग कंडीशंस को ओबे करे तो देन इट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कुछ कंडीशंस को ओबे करती है। पहला कंडीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन के ऊपर थी, फिर कहां पे चली गई? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा किसकी तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ होगा। सेकेंड कंडीशन इसमें है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट की। जितनी यहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। थर्ड कंडीशन ये है कि द मोशन विल बी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। क्यों स्ट्रेट पाथ पर होगी? देखिए, अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को बहुत कम ओपन करूं तो ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आती है ये स्ट्रेट आती है। अगर थीटा स्मॉल हो तभी ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। मोशन विल बी अलोंग स्ट्रेट पाथ, मोशन जो है वो स्ट्रेट पाथ के अलोंग होगी ताकि फिर हम यहां से आसानी से सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव कर सकें। इसके बाद 4 नंबर इक्वेशन है कि एनर्जी विल बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द मोशन। पूरे मोशन में आपके पास एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपके पास क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये अगर कुछ कंडीशंस जो है ये ओबे हो गए देन इट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके आप लोग के कोर्स में 2 टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। एक है आपके पास मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। दूसरा आपके पास है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ये जो 2 मोशन है ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई मोशन जो है आप लोग के कोर्स में कोई ऐसा मोशन डिस्कस नहीं किया गया है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग क्या है? दिस इज बेसिकली अ सिस्टम। ये आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपके पास इस तरह एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ किस चीज को अटैच किया गया है? मास को अटैच किया गया है। एक स्प्रिंग है जिसके साथ किसको अटैच किया गया है? मास को अटैच किया गया है। स्प्रिंग पहले मीन पोजीशन के ऊपर था, फिर कहां पे चला गया? एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में इसने क्या चीज कवर की? डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है, तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है एक्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स। दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स। जितनी ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको बेसिकली हम हुक्स लॉ भी कहते हैं कि विद एन इलास्टिक लिमिट द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसको प्रेजेंट किया था कि जितना आप इस स्प्रिंग को ज्यादा लेके जाओगे, जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। और यहां पे हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं और वो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, अब इसमें ये जो के है ये आपके पास क्या है? दिस के इज अ
स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपके पास कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? दिस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये हमें ये शो करता है कि ये स्प्रिंग आपके पास हार्ड होगी या ये स्प्रिंग आपके पास क्या होगी? सॉफ्ट होगी। ये हमें के बताता है। कौन बताता है? कि एफ एस इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू के माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूं तो इसमें इनर्शिया होता है, बॉडी जो है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो दोबारा किस पोजीशन के ऊपर आती है? अपने मीन पोजीशन के ऊपर आती है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हमारी जितनी यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे उतनी हमारी अप्लाइड फोर्स भी होगी और वो बराबर होती है एफ इज इक्वल टू एम ए के। ठीक है, F इज इक्वल टू के एम ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जितनी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी आपके पास क्या होगी? अप्लाइड फोर्स भी होगी। लेकिन अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसमें नेगेटिव साइन हम इसीलिए यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में आपस में क्या है? अपोजिट है। एफ ए की जगह पे क्या लगाओ? एम ए, और एफ ऑफ आर की जगह पे क्या लगाओ? माइनस के एक्स लगाओ। वेयर नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों साइड्स को m के ऊपर डिवाइड कर लो। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m। m और m आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m। इसमें आपके पास k बाई m दोनों जो है वो कांस्टेंट है और वो बराबर है किसके? ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा स्क्वायर के हम इसको इसी वजह से बराबर लेते हैं क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का जो डायमेंशन है, जो यूनिट है, वो k बाई m का भी यूनिट और डायमेंशन है, तो इसी वजह से हम दोनों को आपस में बराबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे पुट कर लो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल को जब दोनों को हम हटाते हैं कांस्टेंट और इज इक्वल को, तो इसके लिए हम प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो गई है कि जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है ये क्या चीज़ परफॉर्म करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करती है। अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। देखिए, अभी हमने इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है k डिवाइडेड बाय m के, या ओमेगा आपके पास बराबर है k डिवाइडेड बाय m अंडर दी रूट। इसको आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ये भी पता है कि आपके पास ओमेगा जो है वो बराबर है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेस को कहते हैं। और डेल्टा टी अगर एक कंप्लीट आप साइकिल ले ले तो डेल्टा टी, तो इसमें क्या आता है? 2 पाई। और टाइम किस चीज के बराबर होता है? टाइम पीरियड। तो ओमेगा आपके पास बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। अगर टी और ओमेगा की जगह को मैं रिप्लेस कर लूं, टी को इधर लेके आओ, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा को नीचे लेके आओ 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में पुट कर लो तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर लो? k डिवाइडेड बाय m अंडर दी रूट। m को ऊपर लेके जाओ तो m अंडर दी रूट डिवाइडेड बाय k अंडर दी रूट इनटू 2 पाई, या t इज इक्वल टू 2 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय k। तो इससे आपके पास दो रिलेशनशिप आते हैं। एक रिलेशनशिप है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट m और t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट k। इसका मतलब यह है कि k की वैल्यू जितनी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम होगा, मास जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। आपको इस तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि इफ द मास इज डबल टाइम पीरियड विल बी डैश। अगर मास को डबल कर ले तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास को 3 टाइम्स कर ले टाइम पीरियड अंडर रूट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास को 4 टाइम कर ले तो टाइम पीरियड जो है वो 2 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन f इज इक्वल टू के 1 डिवाइड बाई टी। इस इक्वेशन को इसमें पुट कर ले, f इज इक्वल टू के 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय k चूंकि थर्ड बटा में है ऊपर चला जाएगा। f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटू k डिवाइडेड बाय m। इससे आपके पास दो रिलेशनशिप आते हैं। एक आपके पास है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k, एक आपके पास है फ्रीक्वेंसी इज अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
अंडर रूट ऑफ m। फ्रीक्वेंसी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है और टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और यहाँ पे टाइम पीरियड का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इससे आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हम k को इंक्रीज कर ले तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी लेकिन टाइम पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है।